नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके 11.2 प्रश्नावली के महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में। पिछली क्लास में आपने बात किया था 11.2 की जो प्रमेय है उसके बारे में और कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के जो सवाल हैं यानी 11.2 जो प्रश्नावली है वो पूरी उन्हीं पर ही आधारित है। जो बेसिक और अपने जो प्रमेय की बात की थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। प्रमेय भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल करने के लिए आपको सवाल को अच्छी तरह समझने के लिए वो प्रमेय भी आनी बहुत जरूरी है। तो उसी पर आधारित अपन एक 11.2 के सभी उदाहरण देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे इसके सभी प्रश्नावली के सवाल। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, क्या दिया हुआ है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पहले समझते हैं पढ़कर, फिर उसको अच्छी तरह से हल करते हैं। देखो सवाल दिया हुआ है, उदाहरण पहला, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है तथा AD बटे DB बराबर 3/5, यानी AD 3 के बराबर, BD DB कितना है 5 भाग, AD 3 BD का मान 5 है। यदि AC 5.6 इकाई हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है, चित्र अपन देख लेते हैं। ये त्रिभुज ABC, ये BC के समांतर एक रेखा यहाँ पर DE खींची हुई है। ये दोनों क्या है, समांतर हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अपने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे? तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं अनुपात। देखो पहले तो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। एक तो ये चीज दे रखी है, दूसरा दे रखा है AD बटे DB बराबर 3/5 और साथ में आपको दे रखा है AC का मान है 5.6। ठीक है, ये मान आपको दे रखे हैं। AC भुजा कौन सी है, ये पूरी भुजा है, उसका मान दे रखा है 5.6। ये 3 भाग के बराबर है, ये 5 भाग के बराबर है। ठीक है, जो AC यहां से यहां तक है वो 3 भाग के बराबर है और यहां से यहां तक है ये 5 भाग के बराबर है। ये 5 भाग के बराबर है और ये 3 भाग के बराबर है। अब देखो थोड़ा सा सवाल को अपन हल करते हैं। ज्ञात आपको क्या करना है, AE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अपन लगाते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जिसको कहते हैं, या थेल्स प्रमेय। अपन क्या लिख सकते हैं, देखो या तो लिख सकते हैं AD बटे DB, भुजाओं का अनुपात। देखो AD बटे DB बराबर क्या होता है, AE बटे EC। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो AD बटे पूरा AB, AD बटे पूरा AB लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, AE बटे पूरी भुजा AC आएगा। अब इसका अपन मान रख देते हैं। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे AB का मान कितना हो जाएगा। देखो AB कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपन पहले AD का मान है, AD की जगह तो 3 का 3 रख दो। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सवाल आसानी से हो जाएगा। अब देखो अपने को AB का मान रखना है, जबकि यहाँ पर DB 5 दे रखा है, अपने को तो AB का रखना है। तो देखो AB कितना हो जाएगा, ये कितने भाग के बराबर है, 3 के बराबर, और ये कितने के, 5 के बराबर। दोनों जोड़ेंगे तो टोटल कितनी हो गई, 3 + 5 यानी 8 के बराबर। तो यहाँ बट्टे में कितना रख देंगे, 8 बराबर। AE का मान क्या है, अपने को ज्ञात करना है, जबकि AC का मान अपने को दे रखा है 5.6। वजन गुणा करते हैं, AE गुणा 8 बराबर 5.6 गुणा 3। देखो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। अब देखो अपन AE को मान निकालना है तो 8 को इधर भेज देते हैं, 5.6 गुणा 3 बटे 8। 8 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, ये इससे 8 में 5.6 का भाग देंगे तो 8 सत्ते होता है 56। ये यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट भी रहेगा, एक संख्या बाद पॉइंट, तो कितना आ गया ये। तो अब इसको गुणा करते हैं 7 को 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 2.1। तो AE बराबर कितना आ गया, 2.1। आपको इकाई दे रखा तो यहाँ इकाई ही लिख दे। तो देखो AE का मान कितना आ जाएगा, 2.1। तो इस तरह से अपन इस सवाल को हल करके, ये इकाई का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा है, इकाई दे रखा है, तो यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे, इकाई लगा देंगे। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, अगर मीटर होता तो मीटर लगा देते। तो देखो इस तरह से अपने को जो प्रमेय पड़ी थी उसी के पर आधारित ये सवाल है। तो अपने को क्या करना है, देखो अनुपात इससे क्यों नहीं किया, इससे क्यों किया। अगर इससे अनुपात निकालते तो AD का मान चलो पता था, ये रहा 3,
डीबी का 5, लेकिन एई और ईसी दोनों के ही मान पता नहीं थे, एई का पता नहीं था, ईसी का पता नहीं था। इसलिए अपने को सवाल में ये ध्यान रखना है कि कौन सा अनुपात अपने को दिया हुआ है और उससे कैसे अपने दिया हुआ अनुपात निकाल सकते हैं, दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो अगर आप इससे करेंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये था आपका पहला उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में देखो क्या दिया हुआ है, दिए गए आकृति में डीई समांतर बीसी है। देखो ये बीसी है और ये डीई है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। यदि एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर एक्स माइनस 2, एई बराबर एक्स प्लस 2 और ईसी बराबर एक्स माइनस 1 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। देखो आपको क्या करना है, वही आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं उसी से करना है। देखो हमेशा चित्र इस तरह से बना होता था, इस चित्र को ऐसे घुमा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको सिर्फ ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सवाल बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे देखो अपन करते हैं, आपको दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज एबीसी में कौन सी भुजा डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है। और भुजाएं दे रखी है वो लिख लेते हैं। एडी का मान दे रखा है एक्स, डीबी का मान दे रखा है एक्स माइनस 2, उसके बाद एई का मान दे रखा है एक्स प्लस 2 और ईसी का मान दे रखा है वो है एक्स माइनस 1। अब अपन लगाते हैं थेल्स प्रमेय, तो लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय अपने को क्या कहता है, अगर दो भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होता है, देखो एडी बटे, बताओ क्या होगा, एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा, देखो एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, ठीक है। अब देखो सवाल के अंदर क्या इन चारों के मान पता है क्या, या फिर कोई दूसरा अनुपात लेना पड़ेगा इसी के आधार पर। तो देखो एडी का मान ये रहा, डीबी का मान ये रहा, एई का मान ये रहा और एसी का मान, ईसी का मान ये रहा। तो चारों मान अपने को यही पता है, तो यही अनुपात अपन मान रख देते हैं। तो एडी का मान कितना है, एक्स बटे डीबी का मान कितना है, डीबी का मान है एक्स माइनस 2 बराबर एई का मान कितना है, एक्स प्लस 2 और ईसी का मान कितना है, एक्स माइनस 1। तो देखो अब इसको क्या करना है, अब अपने को इसको हल करना है कैसे, पक्ष वज्र गुणा करके। अगर अपन इसकी करते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा देखो इसको ऐसे गुणा करेंगे तो x माइनस 1, ठीक है। और इधर देखो क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। समझ में आ गया, देखो ये कैसे किया, ये इसको इससे गुणा में रख दिया, इसको इसके गुणा में। अब देखो यहाँ x के अंदर गुणा करा देते हैं, तो इसको x के अंदर गुणा कराते हैं तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या होएगा, x स्क्वायर, और x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1x बराबर। देखो अब यहाँ पर देखो सूत्र लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अपन क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा ये, तो ऐसे कैसे रहेगा, 1x बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखो या तो इसको इधर ले आओ या इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1x माइनस x स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0। देखो यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का, और 4 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। यहां से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 1x बराबर 4, या x बराबर कह दो माइनस 1 का हो, या माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4, सॉरी माइनस x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो 4 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 था, उसको इधर भेजेंगे, चाहे तो भाग में भेज दो चाहे सीधा गुणा कर दो बटे माइनस 1। तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचेगा, x बराबर 4। नहीं तो आप सीधा यहाँ पर भी लिख सकते थे, x बराबर क्या होगा, इधर भेजेंगे 4, इधर माइनस का, दोनों तरफ माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस क्या होता है, वैसे ही कट जाता है। तो ये था इसका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा क्योंकि सवाल को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए अच्छी तरह से दिया है। बाकी आपको सीधा मान रख के और पक्षांतर करना है, वज्र गुणा करनी है, वज्र गुणा करके पक्षांतर करेंगे तो आगे बहुत सवाल इजी है। सवाल बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूज सिर्फ आपको चित्र कर सकता है, इसलिए ये सवाल क्या है, महत्वपूर्ण है।
इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा उदाहरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है। तो या तो इस टाइप का या फिर ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। देखो सवाल कैसे करेंगे, इस तरह के 2-3 सवाल हैं, तो अपन एक ही तरीके से करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले सवाल को अच्छी तरह समझते हैं, फिर इसको करते हैं। देखो सवाल में दिया हुआ है समलम चतुर्भुज ABCD में, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए समलम चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, में AB समांतर DC है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर कोई दो भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है, उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। आगे दिया हुआ है AD व BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB है। यानी आपको चित्र बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपको ये मान लो ये दिया हुआ है कि ये कोई समलम चतुर्भुज है। अब ये दोनों भुजा क्या है, आपस में समांतर है, यानी ABCD, यानी इनको आपस में कितना ही आगे बढ़ाओगे तो ये कभी नहीं मिलेगी आपस में, दो भुजाएं समांतर हैं, जबकि इनको बढ़ाने पर आपस में क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद कर देगी। तो जिस चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं समांतर होती है वो कहलाता है समलम चतुर्भुज। अब उसने कहा है AD पर और BE पर दो बिंदु हैं, AD पर ये रहा और BE पर ये रहा, इस प्रकार है कि इनको मिलाते हैं, ये है E और ये है F। तो ये क्या होता है, इस प्रकार है कि ये EF समांतर AB है, ये क्या है, ये भुजा AB के समांतर है। तो देखो ये AB के समांतर और AB किसके, DC के समांतर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, पहले आपको लिखेंगे दिया है, दिया हुआ क्या है पहले वो लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD एक समलम चतुर्भुज है। क्या है, समलम चतुर्भुज। इसमें क्या दिया हुआ है, AB समांतर दिया हुआ है DC। ठीक है, और साथ में ही दे रखा है EF समांतर, EF समांतर दिया हुआ है AB के। तो देखो AB क्या है, EF के भी समांतर है और AB DC के भी समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अपन कह सकते हैं जो EF है वो समांतर किसके होगा, DC के भी होगा। EF किसके समांतर होगा, DC के। ठीक है, तो ये बातें आपको दी हुई है। अब देखो अपन सवाल को करते हैं इस तरह, सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। तो सिद्ध करना है वो है AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये आपको सिद्ध करना है, यानी AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये इसके सिद्ध करना है। हालांकि अगर ये कहते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर ये भुजा समांतर होती तब तो अनुपात बराबर होता है, लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चित्र के अंदर और ऐड करेंगे रचना में। क्या करना है, अपन करते हैं A और C को मिला देते हैं। ठीक है, AC को मिलाने पर, A को C से मिलाने पर, A को C से मिलाए, यहां पर अपन बिंदु मान लेते हैं इसको O। ठीक है, अब देखो अपन त्रिभुज लेते हैं, अब सवाल को करते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने को क्या करना है, त्रिभुज लेना है ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में देखो आपने ये कहा था कि जो AB भुजा EF के समांतर है, तो क्या AB भुजा इतने के समांतर नहीं होगी, तो अपन लिख सकते हैं यदि EF समांतर है AB के, तो अपन कह सकते हैं OF भी समांतर होगा किसके, AB के, OF समांतर होगा। और आपने ये कहा है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजा इसके समांतर है तीसरी भुजा के, तो वो समान अनुपात विभाजित करती है, तो अपन लिख सकते हैं OC बटे OA बराबर CF बटे FB, CF बटे BF, या FC बटे, देखो ये क्या है, FC बटे BF। ठीक है, इसको कह दिया समीकरण 1। अब लेते हैं इसी प्रकार
अब देखिए त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ACD में, त्रिभुज ACD में। तो ACD में भी अपन क्या कह सकते हैं, देखो EO समांतर किसके होगा, CD के। क्यों, क्योंकि आपने ये कहा है कि जो पूरा है EF जब DC के समांतर है, यानी ये पूरी भुजा इसके समांतर है, तो आधी भी तो इसके समांतर ही होगी, ठीक है। तो इसको करने से पहले अब इसका भी भुजा का अनुपात बराबर ले लेते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, AE बटे ED बराबर AE बटे ED बराबर AO बटा OC। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समीकरण 1 को देखें तो ये OA बटे AC और इसमें AO बटे OC और इसमें OC बटे AO, तो इसका उल्टा कर देते हैं। दोनों तरफ से उल्टा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो मैंने लिख दिया, चाहे इसको उल्टा कर लो चाहे इसको एक को उल्टा कर लो। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 को उल्टा कर लेते हैं। ये समीकरण 2 ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो इसको उल्टा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, AO बटे OC। दोनों तरफ इसको उल्टा कर रहे हैं, ध्यान रखना, BF बटे FC। ये कहते हैं समीकरण 1। देखो इसको उल्टा क्यों किया, ताकि आपको सिद्ध करने वाला सवाल एकदम सही हो जाए। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखते हैं। तो इधर की साइड देखो इसकी AO बटे OC और इसकी भी AO बटे OC, यानी एक एक साइड दोनों की बराबर है, तो बची हुई साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। चाहे ये इधर वाली साइड हो चाहे इसके इधर वाली साइड हो। या फिर अपन दूसरा तरीका लगा सकते हैं, AO बटे OC की जगह BF बटे FC रख दो यहां पर, तो भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके, तो अपन क्या रख सकते हैं, AE बटे ED बराबर BF बटे FC। जो अपने को सिद्ध क्या करना था, यही तो अपने को सिद्ध करना था। तो देखो सवाल तो बहुत ही आसान सा है, आपको 2-3 बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको ये एक त्रिभुज ऐसे बनाना, क्योंकि चतुर्भुज में अपने भुजाओं का अनुपात नहीं पढ़ते, त्रिभुज के अंदर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रचना के अंदर A को C से मिलाएंगे, फिर एक त्रिभुज बनेगा ABC और दूसरा बनेगा ACD। दोनों में ही थेल्स प्रमेय लगाकर भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। एक दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तब अपने वो क्या होगा, अनुपात सही लगेगा। तो यहां पर देखो मैंने समीकरण 1 को क्या कर लिया था, उल्टा कर लिया था। देखो यहां पर था OC बटे O और FC बटे BF, यहां पर दोनों साइड से क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर, जिससे अपने जो सवाल सिद्ध करना था वो हो जाएगा। तो ये था इसका तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका अगला चौथा उदाहरण। ये देखो उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी कर रहा है। तो देखो इसको बहुत ही आसान से तरीके से समझते हैं। तो पहले सवाल को समझते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ABCD जिसकी भुजा AB BC CD और DA पर क्रमशः PQRS बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, यानी भुजाओं पर 4 बिंदु हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो पहले देखो समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो ये एक भुजा है, इसको मान लो कोई बिंदु है, ये भुजा AB है, इसको कोई बिंदु C 3 भागों में बांट रहा है, समान 3, ठीक है। तो 3 भागों के बराबर। अब वो क्या कह रहा है, समत्रिभाजित का मतलब होता है एक तरफ एक भाग लेना है और एक तरफ बाकी बचे कितने भाग, अगर इसका 3 भाग है बराबर बराबर, समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांट दिया। अब एक तरफ एक भाग, बाकी बचेंगे, इस तरफ कितने भाग बचे हुए हैं, 2। कितने बचे हुए हैं, 2 भाग। तो आप ये कह सकते हैं जो CB का मान है या BC का मान है वो 2AC के बराबर होगा। जैसे उदाहरण के लिए समत्रिभाजित का मतलब है ये 5 है, तो ये बची हुई यहां से यहां तक कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक इतनी 5 है, तो बची हुई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यानी एक भाग दूसरे भाग का आधा है, तब ये समत्रिभाजित होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको 2 से गुणा कर देते हैं छोटे वाले भाग को, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो छोटे वाले भाग को 2 से गुणा करते इसके बराबर हो जाता है। तो यहां पर आपको पहले समत्रिभाजित का मतलब समझना है। अब अपन देखो चित्र बना के बहुत ही अच्छी तरीके से इस सवाल को समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो आपको दिया चतुर्भुज ABCD, तो पहले अपन चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD को चतुर्भुज इस तरह से। ये हो गया A B C और ये D, इसके ऊपर बिंदु P, ये हो गया, इसके ऊपर हो गया बिंदु Q, इसको ऐसे मिला है, ये बिंदु है
P, P को Q से ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये हो गया Q। अब Q के बाद में यहाँ पर है R, तो इसको R से ऐसे मिला है, और यहाँ R के बाद में यहाँ पर है S, तो इसको S से इस तरह से मिला है, ठीक है। अब S को ऐसे मिला दिया। अब ये जो कह रहा है, ये जो PQR चतुर्भुज अंदर बन रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है, आपको ये सिद्ध करना है। तो बहुत से आसान से तरीके से देखो सवाल को थेल्स प्रमेय का ही यूज करना है। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही यूज करके अपन देखो सवाल को करते हैं। पहले देखो दिया हुआ क्या है, दिया है PQR व S क्रमशः AB, DC, CD एवं DA पर इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि देखो किस प्रकार स्थित है, तो अपन सभी भुजाओं को बांट देते हैं। देखो इधर एक भाग, इसका इधर दो भाग, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो PB बराबर बड़े वाला भाग छोटे वाले के दुगने के बराबर होता है, तो AP के दुगने के बराबर। AP को किससे गुणा करो, 2 से, 2 AP के बराबर, यानी इसका डबल इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह देखो सामने की भुजा इधर ले, तो ये QB है, बड़े वाला भाग है, आपको बड़े वाला भाग छोटे वाले के दुगना, ये बड़ा भाग है, ये इसका छोटा भाग है, तो क्या है QC के दुगने के बराबर। इसी तरह इसमें देखो बड़ा छोटा भाग कौन सा है, तो ये अपने को दिख रहा है छोटा भाग, ये बड़ा भाग, तो बड़ा भाग है DR, किसके बराबर होगा, 2 RC के बराबर। और लास्ट बचा हुआ है ये, इसमें कौन सा है बड़ा भाग, ये रहा DS, किसके बराबर होगा, 2 SA के बराबर, ठीक है। तो ये अपने को मान आगे सवाल के अंदर यूज करके अपन इस सवाल को हल करते हैं। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, रचना के अंदर देखो आपको ये दे दिया, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में एक और अपने को पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर, यानी PQ समांतर अपन कह सकते हैं SR। और दूसरा आपको सिद्ध करना है, जो भुजा है SP वो समांतर है RQ के, यानी ये भुजा इसके समांतर होनी चाहिए और ये भुजा इसके समांतर होनी चाहिए, तब अपन इसको क्या कह देंगे, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो रचना के अंदर, देखो रचना के अंदर अपने को क्या करना है, A को C से मिलाना है। क्या करना है, A को C से मिलाना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, A को C से मिलाया, तो A को C से मिलाया, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज पहले लेते हैं ACD में। त्रिभुज कौन सा लिया, देखो ACD में। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, भुजाओं का अनुपात ले लेता हूं। देखो ये इसका ACD कुछ इस तरह से बन रहा है, इसको अलग बनाए ना तो कुछ इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहां पे बिंदु है A, सामने बिंदु है C, और ये बिंदु है D, और यहां पर है S और ये R। तो ये अपन भुजाओं का देखो मैंने ऐसे लिया DS बटे, बताओ क्या आएगा, SA। हालांकि ये समांतर नहीं दिया, पहले अपन बराबर नहीं ले सकते, इसका अनुपात निकालते हैं। तो DS की जगह देखो यहां से मान क्या रख सकते हैं, DS की जगह 2 ऐसे रख सकते हैं, 2 SA, और बट्टे में ऐसे कैसे रहने, 2 ऐसे। सिर्फ आपको ऊपर वाले की जगह, तो DS से DS कट गया, इसका मान कितना आ गया, 2। कितना मान आ गया इसका, 2। अब अपन क्या करते हैं, आगे इसको और हल करते हैं, ठीक है। अब अपन लेते हैं इधर वाली, तो DR बट्टे देखो कौन सी आएगी, RC। तो यहां पर अपन DR का मान रख देते हैं, तो DR की जगह क्या रख सकते हैं, 2RC, तो 2RC बट्टे RC। तो यहां RC से RC कट जाएगा, क्या बचेगा, 2। ये हो गई समीकरण, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपन क्या देखते हैं, इधर भी इसका साइड हल करने पर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, यानी इधर वाली एक साइड बराबर होती है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होती है, बराबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, DS बटे
एस ए बराबर डी आर बटे आर सी। अब देखो ये क्या हुआ, इसको देखते हैं, डी एस बटे एस ए बराबर डी आर बटे आर सी। अब याद करो थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, तो अपन क्या कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो एस आर भुजा है वो किसके समांतर है, ए सी के। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, इसको आपने कर दिया। अब देखो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं दोबारा से चित्र। देखो दूसरा एक और त्रिभुज लेंगे अभी। अब जो दूसरा त्रिभुज लेते हैं वो कौन सा है, त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर भी भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखो ए बी सी में क्या है, पहले मैंने लिखा देखो पी बी बटे कौन सा आएगा, पी ए या ए पी। देखो इस तरह से त्रिभुज बनेगा। यहां पर देखो इसको बना के मैं बताता हूं, इधर बना के कुछ इस तरह से बन रहा है। यहां देखो यहां मान है b का, यहां मान है a, यहां c और यहां है q और ये p। तो देखो मैंने लिया है pb बटे pa, ठीक है। तो इसका मान निकालो, तो pb का मान रख देते हैं। देखो pb का मान कितना है, 2ap या pa, 2ap बटे pa। pa और ap तो एक ही बात है, इससे कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 2। ये समीकरण होगी अपने पास, इसको कह देते हैं ये वाली समीकरण 3 है, ये समीकरण होगी 4। अब देखो इसकी दूसरी भुजा इधर से लेते हैं, बी क्यू बटे क्यू सी। तो यहां पर निकालते हैं बी क्यू बटे क्यू सी। ये मान कितना आएगा, देखो बी क्यू की जगह भी अपन मान रख सकते हैं क्यू बी, या बी क्यू की जगह 2 क्यू सी। तो मैंने रखा 2 क्यू सी बटे क्यू सी। क्यू सी से क्यू सी कट गया, ये भी मान कितना है, 2। ये समीकरण कितनी होगी, 5। अब समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से, तो इधर वाली साइड बराबर है, देखो इधर वाली साइड, तो इधर वाली भी क्या होगी, बराबर। तो लिखेंगे पी बी बटे पी ए बराबर, इधर क्या आएगा, बी क्यू बटे क्यू सी। तो इसमें भी अपन क्या कह सकते हैं, उसका विलोम लगाए थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो अपन क्या कह सकते हैं, तो क्या होगा, यहां पर अपन कह सकते हैं, तो इसकी भुजा कौन सी है, देखो पी क्यू किसके समांतर होगी, ए सी के। तो पी क्यू समांतर होगी ए सी के। ये समीकरण होगी 6। समीकरण 5 और 6 से देखो, जो एस आर है वो भी एसी के समांतर है और पी क्यू है वो भी एसी के समांतर है। इसका मतलब एस आर और पी क्यू आपस में क्या है, समांतर है। एस आर और पी क्यू आपस में क्या है, समांतर है। यहां देखेंगे थोड़ा सा सवाल, जो एस आर है वो समांतर किसके है, पी क्यू के। तो देखो ये भुजा एस आर कौन सी है, ये री, और पी क्यू कौन सी है, ये दोनों भुजा तो समांतर हो गई, ठीक है। अब एक तो होगी। अब देखो लिखेंगे इसी प्रकार, ध्यान देंगे, इसी प्रकार B को D से मिलाने पर, B को D से मिलाने पर, अगर B को D से मिलाते, अगर इस विकर्ण को मिलाते तो फिर क्या हो जाता, ये भी समांतर हो जाती, यानी SP समांतर किसके होती, R Q के। तो अगर इस त्रिभुज के अंदर देखो एस आर समांतर पी क्यू, ये भी समांतर हो गई थी और ये भी समांतर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये जो समीकरण इसको कह देते हैं 7 और ये समीकरण कहते हैं 8। 6 तक वहां हुए तो 7 और 8 से, तो समीकरण 7 व 8 से चतुर्भुज कौन सा, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा सा यहां पर सवाल को ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ये था आपका इसका अगला उदाहरण। इसको दोबारा से समझते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए अपन इसको दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इस लाइन के अंदर ये ध्यान रखना है कि समत्रिभाजित का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एक चतुर्भुज दे रखा है तो सबसे पहले हमने ABCD एक चतुर्भुज बनाया था। फिर कहा है AB BC CD और DA चारों भुजाओं पर एक एक बिंदु इस प्रकार है कि समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, ये जो छोटे वाला भाग है ये बड़े वाला भाग है, छोटा भाग 1 के बराबर, बड़ा भाग 2 के बराबर। यहाँ पर ये बड़ा वाला भाग है 2 के बराबर, 1 के बराबर, यहाँ छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा। तो इस तरह से ये बात
भागों में बांट रहे हैं। अब अपने को क्या है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि जो बड़े वाला भाग है वो छोटे वाले भाग को 2 गुना कर दे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस भाग को इसके बराबर करना है तो इस भाग को क्या करो, 2 से गुणा करो, इस भुजा को 2 से गुणा करो। तो यहां से सभी भुजाओं को ऐसे गुणा करके अपने निकाल लिया। अब अपने क्या किया, आपको सिद्ध करना था कि ये एक PQRS जो इसकी भुजाओं पर बना है, ये एक चतुर्भुज बना है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की पहचान अपने को पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। तो देखो उसी हिसाब से अपन इस सवाल को आगे करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था त्रिभुज ACD। अब आपको पता है ACD के अंदर मैंने भुजाओं का अनुपात लिया ये DS/SA। तो मैंने अनुपात निकाला, इसको काटा तो अपने पास आया 2। या मैंने क्या किया था, DS की जगह मान रखा जो अपने पहले निकाला था, ये रहा DS की जगह। इसी तरह अपन ऊपर वाली संख्याओं का सबके मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान रखा तो इसका मान 2 आया। इसी प्रकार मैंने DR/RC इसका मान निकाला तो इसका मान भी कितना आया, 2 आया। फिर मेरे को पता चला कि इसकी इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो मैंने इसको बराबर कर दिया। बराबर करते ही मुझे एक थेल्स प्रमेय का विलोम याद आया कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो जो भुजा इसको बांट रही है अनुपात में, वो भुजा और तीसरी भुजा आपस में क्या होती है, समांतर होती है, जो अपने थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा था। तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों भुजाएं आपस में भी समांतर है। कौन सी, SR समांतर है AC के। ठीक है, इसी प्रकार फिर से मैंने त्रिभुज लिया ABC। फिर से मैंने इस भुजा का अनुपात बटे इसका और फिर इसका बटे इसका दोनों का निकाला तो वो भी बराबर आ गया। तो फिर से मैंने ये कहा कि भाई भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये भी, यानी कौन सी, PQ भुजा भी AC के समांतर है। जब अपने ये कहा कि AC के समांतर ये भी है और AC के समांतर ये भी है, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या है, समांतर है। जो अपने कहां पर लिखा था आपस में समांतर है, वो अपने यहां पर लिखा। तो SR है वो PQ के क्या है, समांतर है। यहां पर अपने लिखा SR क्या है, PQ के समांतर है। तो इसी प्रकार अगर अपन इस त्रिभुज के अंदर इसके अंदर ये विकर्ण खींचते ना, D को B से मिलाते, तब ये भुजा SP और RQ भी समांतर हो जाते। तो अपने लिखना है, दोबारा से इतना सवाल हल करना नहीं है, सिर्फ लिख देंगे इसी प्रकार B को D से मिलाने पर SP समांतर हो जाएगी QR के। अब देखो समीकरण 7 और 8 से आपने क्या कहा, क्या किसी चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजा क्या होती है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज। तो हमने लिख दिया ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा सवाल। 6 नंबर के लिए सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला उदाहरण, 5वां उदाहरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं सवाल को क्या दिया हुआ है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/D हो। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की क्या होती है, एक भुजा क्या होती है, मतलब 2 भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो अपन इसका चित्र बनाते हैं कुछ इस तरह से। देखो पहले एक चतुर्भुज बनाया, जिसको कह दिया ABCD। फिर यहां पर अपन विकर्ण खींचे, इस विकर्ण का हुआ था तो विकर्ण खींच लिए इस प्रकार, ये जो बिंदु O पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सवाल के अंदर जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है आपको, ये दिया हुआ है कि AO/BO बराबर CO/DO। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर इस CO को ऊपर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और BA इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो AO/CO बराबर BO/DO। देखो आप इसको वज्र गुणा करके भी लिख सकते थे। अगर मैं आपको एक समझाना चाहूं तो देखो इन दोनों की आपस में गुणा होगी AO गुणा DO। ठीक है, और इसको इससे गुणा करेंगे BO गुणा CO। अब देखो मैंने क्या किया, AO/, अब मैं इसको गुणा में भाग में ले आया CO, जैसे मैंने लिखा ना, तो ये इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा CO, और इधर क्या बचा हुआ BO, इस DO को इधर भेजूंगा तो इधर भाग में जाएगा। तो मैं इसकी जगह ऐसा भी लिख सकता हूं। तो देखो इसको अपन समझने के लिए मैंने लिखा है, बाकी आप इसको सीधा इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, कि अगर ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। इसको कह दिया आपने समीकरण 1। ठीक है, अब आपको जो सिद्ध करना है वो देखते हैं। सिद्ध आपको करना है कि ये जो चतुर्भुज है ABCD, ये एक समलंब चतुर्भुज है, कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज। या फिर अपन कह सकते हैं कि AB जो है
वो समांतर है डीसी के। किसके? डीसी के। ये भुजा और ये भुजा अगर समांतर हो जाती है तो भी ये क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं, इसकी रचना करते हैं। रचना के अंदर देखो अपने को एक लाइन ऐड करनी है कि मैंने क्या किया, इस AB के समांतर एक भुजा खींच ली यहां से OE, ये AB के समांतर है, तो लिखेंगे OE समांतर समांतर AB खींची, यानी OE समांतर AB खींची। अब देखो मैं यहां पर, ये अगर समांतर है तो मैं देखो अब इस सवाल को हल करते हैं, तो देखो किस तरह से हल करेंगे। देखो मैंने लिया त्रिभुज कौन सा? ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज है? ABC, ये रहा ABC त्रिभुज में मैंने कहा OE समांतर है AB के। अगर ये इसके समांतर है तो इसका भुजाओं का अनुपात अपन बराबर ले सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो भुजाओं का अनुपात मैंने लिखा है OA AO बटे OC, AO बटे OC, तो क्या आ जाएगा? BE बटे EC बराबर क्या आ जाएगा? BE बटे EC बराबर क्या आएगा? BE बटे EC। ये कौन सी होगी? समीकरण 2। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें समीकरण 1 और 2 पर, समीकरण 1 व 2 से थोड़ा सा आप ध्यान दें तो देखो इधर भी क्या है? AO बटे OC, और इधर क्या है? इधर वाली साइड देखो दोनों में बराबर है या नहीं है? AO बटे OC या AO बटे CO कह दो या OC कह दो, एक ही बात है। तो इधर वाली साइड भी क्या होगी? बराबर। तो अपन लिख सकते हैं यहां कौन सा हो जाएगा? BO बटे DO बराबर BE बटे EC, BE बटे EC। अब देखो ये किस त्रिभुज में बन रहा है, तो ये देखें तो अपने कुछ त्रिभुज इस तरह से बन रहा है BCD के अंदर। क्या है? BCD के अंदर, त्रिभुज BCD के अंदर ले, त्रिभुज BCD में, तो देखो BCD में आपने एक अनुपात निकाला है BO बटे DO बराबर BE बटे EC। देखो कौन सा? BO बटे DO बराबर BE बटे EC। अगर ये इसके अंदर अनुपात बराबर हो रहा है तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है अगर किसी त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों भुजा क्या है? समांतर, यानी जो OE है वो समांतर किसके होगा? DC के। ये किससे हुआ? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर ये लिखा, ये इसके क्या हो गया? समांतर। और जो मैंने शुरू में माना था कि ये क्या है? OE किसके समांतर है? EB के। तो ये तो मैंने पहले ही माना था कि OE जो समांतर है वो किसके है? AB के। तो इन दोनों के नतीजे निकालें तो देखो OE DC के भी समांतर है और OE AB के समांतर है, यानी ये भुजा इसके भी समांतर है और ये भुजा इसके भी समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो AB है और DC है वो भी आपस में क्या है? समांतर। कोई भी भुजा देखो, अगर ये भुजा ऊपर वाली के भी समांतर है, नीचे वाली की समांतर है, तो इसको हटा दें तो आपस में भी तो समांतर ही होगी। तो इस तरह से अपन इसको हल करेंगे, तो इसका मतलब ये AB और DC क्या है? समांतर है। और ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर AB समांतर DC और आमने सामने की भुजा, दो भुजाएं समांतर हो, तो चतुर्भुज कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहां पर लिखेंगे तो अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। तो आपको इस तरीके से इस सवाल को करना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल कीजिएगा। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ था आपको, सबसे पहले भुजाओं का अनुपात कुछ इस तरह से दे रखा है। इसको हल करने के लिए आपको सवाल को इस तरह से लिख लो, ठीक है, फिर आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। अब देखो आपको ये सिद्ध करना है कि ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यानी अपन ये सिद्ध कर देते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है। तो किसी त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं समांतर होती है तो वो क्या होते हैं? समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको करने के लिए कुछ रचना की, यानी OE इस प्रकार खींची कि AB के समांतर है, और फिर क्या कौन सा? ABC एक त्रिभुज ले लिया। अगर दो भुजाएं इसके अंदर समांतर होती है तो उनका अनुपात क्या होता है? बराबर। तो यहां पर इससे अनुपात निकाला। अनुपात देखो अब समीकरण 1 और 2 की तुलना की तो इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होती है? किसी दो समीकरणों की एक से एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी? बराबर। तो इसको मैंने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब देखो यहां से
अगर ये इसके बराबर हो गया तो त्रिभुज, अब मैंने लिया BCD, कौन सा BCD, इस त्रिभुज में लेते हैं। तो इसमें देखो मैंने जो समीकरण निकाली है इसका मान रखा, इस त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो जिस त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, समांतर, यानी ये भुजा इसके भी क्या होगी, समांतर। तो आपने ये कहा, ये तो सिद्ध कर दिया कि OE DC के समांतर है, और सबसे पहले माना था OE AB के भी समांतर है। ये तभी संभव हो सकता है जब AB और DC आपस में क्या हो, समांतर हो। तो ये अपने को समांतर सिद्ध कर दिया। और ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की कोई दो भुजा समांतर होती है तो वो चतुर्भुज कहलाता है समलंब चतुर्भुज। तो ये थे 11.2 के सभी उदाहरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, उदाहरण इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 11वीं प्रश्नावली में बहुत ही कम सवाल ही रखे गए हैं। तो इसके लिए आपको उदाहरण भी सारे करने हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम के अंदर उदाहरण में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।